नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो जो 19 जुलाई को आपके एग्ज़ाम होने वाला है सीएपीएफ एसी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? तो 19 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए जो भी एसी के पिछले 3 सालों के पीवाईक्यूज़ पेपर फर्स्ट के रहे हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने वाले हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यू के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट की अपडेट्स आई है ना, तो वो भी सारी कवर की जाएगी। तो आपके बेसिक प्लस करंट, ये दोनों ही इस पीवाईक्यू वाले वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है? प्लस आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पीवाईक्यू बन रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये जो पीडीएफ है वो कमेंट सेक्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फ्री कंटेंट में जाकर के वहाँ पर आप चेक कीजिए तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो सॉल्व की हुई है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो 2025 का पेपर है ना, 2025 पहले करेंगे, फिर 2024, फिर 2023। ओके, इस तरीके से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कितने सही है, कौन सा या कितना सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का अनुमोदन किया। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो ये ठीक बात है कि 4 जनवरी 2023 को जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन था उसको अनुमोदित किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ओके, कितना बजट लगा था? लगभग 19,744 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरा कथन देख लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के जो इस मंत्रालय के द्वारा हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर गलत है। जब भी यूपीएससी मंत्रालय देती है वो अक्सर गलत देती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ओके, तो दूसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, अब इसमें भी देखिए इससे रिलेटेड, हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो ना, उनको एक बार आप देख लेना गूगल करके। हालांकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो उसको तो मैं बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत पोलैंड एक पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत पोलैंड की रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुए। इस चालू पंचवर्षीय योजना को चिन्हित कीजिए। तो इसकी जो कार्य जो वर्ष था वो 2024 से 28 तक था। ठीक है ना? ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है, विश्व रत्न विज्ञान रत्न पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या था? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाथ। ठीक है ना? तो इनको ये किया गया। अब देखिए 2025 का जो भी अपडेट आया था 2025 का, वो किसको किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है ना? और ये मरणोपरांत हुआ, मरणोपरांत। तो इस चीज का ध्यान रखना, 2024 से 2025 का अपडेट जान लीजिए। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या था कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में बताने कितने कथन सही है। एक मिनट। हाँ हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के मध्य आर्थिक जो स्थायित्व है या वित्तीय सुरक्षा है उसका संवर्धन करना है। तो हर बार जो भी चीजें दे रखी होती है पॉजिटिव कि भाई इस तरीके से वित्तीय समावेशन करना है, वो सारी चीजें तो वो लगभग सही होती है। ये वित्तीय समावेश, संधारणीय कृषि आदि पद्धतियों पर केंद्रित है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, ठीक है। और कौन 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 से किस किस का सहयोग से बना ये? नाबार्ड प्लस वित्त मंत्रालय। ओके, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन को 2024 के ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पांचवे का सही आंसर है द वन एंड ओनली भारतीय रासायनिक परिषद। ठीक है ना? अब द हेग, हेग कहां पर है? नीदरलैंड। ओके, ठीक है ना? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार के पूर्वोदय विकास पहल का भाग नहीं है? अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोदय विकास में, पूर्वोदय में विकास के अंतर्गत किस कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो पूर्वोदय विकास जो पूर्वी राज्य है, ठीक है, पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वी राज्य, उसका सर्वांगीण विकास करना है।
ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत कुछ 5 राज्य आते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा गलत। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संदर्भ में कितने कथन सही है? पहला है कि इसमें लघु, मध्यम और बड़े उद्योग शामिल है। ठीक है भाई, विनिर्माण है तो ये उद्योग तो शामिल होंगे, एमएसएमई जो होते हैं। ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है भाई, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की बात आएगी तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना मतलब तो गलत हो गया, तो दोनों ही सही हो गए। तीसरा है, ये श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुक्र बनाएंगे। देखिए, रोजगार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये जो उद्योग है इनको शामिल करना है, तो ये सारी तीनों ही स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव, तीनों ही हो जाएंगे सही। ठीक है ना। अब घाटमपुर ताप विद्युत योजना कहां पर स्थित है? तो घाटमपुर ताप विद्युत योजना कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। और इसको किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जो नेवेली है ना, नेवेली पावर लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है ना। 9th क्वेश्चन था कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध संचालित निम्नलिखित में से कौन से सैन्य अभियानों को सही कालक्रम में आपको बताना है कि कब से कब तक सही क्रम में ये चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन रीडल, ठीक है ना, वो कब हुआ था? 1965 में ऑपरेशन रीडल। फिर ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। और ऑपरेशन सफेद सागर कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3 और 4, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से रिलेटेड अभी करंट के जो अपडेट्स है ना उसको पूछ सकते हैं इस तरीके के सवालों में। 10वां सवाल था कि हाल ही में निर्वाचित जर्मन के चांसलर मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले दौर के मतदान में वे हार गए थे। ठीक है, तो पहला सही है। जीत गए होते तो क्यों पूछते, हारे होंगे तभी पूछा है ना, चीजों को समझिए। ओके, दूसरा है कि उनके गठबंधन में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन शामिल है, तो दूसरा भी सही है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा सी। 11वां सवाल देखते हैं। वस्तु का स्वरूप और आय लोच बतानी है आपको। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लेते थोड़ा कि नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी बतानी है। इंग्लिश वाला भी साथ में ले रखा है, उसको आप हिंदी में थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, इंग्लिश से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, आवश्यकता की जो वस्तु होती है इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आवश्यकता में मतलब नेसेसिटी वाली जो वस्तु है, तो नेसेसिटी वाली वस्तुओं में 0 और 1 के मध्य आय लोच होगी। सिंपल, क्यों? क्योंकि आय बढ़ने पर इनमें खर्च भी बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। ठीक है, आय बढ़ दी आपके मान लीजिए तो इस पर खर्च ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जितनी आवश्यकता उतना ही यूज करना है, पहला सही हो गया। विलासिता की वस्तु, तो विलासिता की वस्तु में 1 से अधिक इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने पर आपकी मांग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 से ज्यादा लोच का मतलब है कि आय के साथ साथ मांग कितनी बढ़ रही है। आय 10 रुपए बढ़ गई तो मांग इससे ज्यादा बढ़ गई, तो 1 से ज्यादा लोच होगी। निम्न स्तरीय जो वस्तु है वो कहने की 0 से अधिक होती है आय लोच नहीं। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु होती है उसकी ऋणात्मक लोच होती है, आय लोच। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आय बढ़ गई तो इसको आप इनकी मांग कम कर दोगे, खरीदना कम कर दोगे। ठीक है ना, निम्न स्तरीय वस्तु को। तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मांग की कीमत लोच और फर्म के प्रकार के संबंध में आपको बताने कितने कथन सही है। पूर्ण लोचदार मांग किसी प्रतिस्पर्धा फर्म से संबंधित होती है, तो पहला है सही। ठीक है ना, पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्म है ना वो मूल्य का निर्धारण नहीं करती है, कौन करता है? बाजार। ठीक है ना, इसीलिए जो पूर्ण लोचदार वाली जो मांग है ना वो कहीं ना कहीं मतलब प्रतिस्पर्धी फर्म से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपकी जो क्या कहते हैं प्राइस होती है, आपकी जो मूल्य होता है, कीमत होती है, वो बाजार द्वारा तय होती है। ठीक है, पूर्णतः लोचहीन मांग किसी एकाधिकारी रूप से प्रतिस्पर्धी फर्म से संबंधित होती है, तो दूसरा गलत है। क्यों? एकाधिकारी फर्म्स का मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है,
डाउन साइड इस तरीके से, है ना। मांग कम लोचदार हो सकती है, पूर्णतः बेलोचदार मांग जब होती है तो वर्टिकल हो जाती है, ठीक है ना, वर्टिकल, और वह व्यवहारिक रूप से एकाधिकार पर लागू नहीं होती है, एकाधिकार पर लागू नहीं होती है। इस तरीके के सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो इसको एक बार आप टॉपिक को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, आपके जो भी कंटेंट दे रखा हो खुद का उससे, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन है, तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत एक व्यापार सिद्धांत है जो कि दो राष्ट्रों के बीच व्यापार में संलग्न होने के आधार का वर्णन करता है। इस सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये डेविड रिकार्डो सीएटी का लेखक था, ओके, पहला सही है। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन नामक बुक में सीएटी की व्याख्या की गई है, जो सर्वप्रथम 1817 में पब्लिश हुई थी, ठीक है ना, ये भी सही है। यहाँ से आपको सवाल बन जाएंगे, तो स्टेटमेंट में से आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। एक बार थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस तरीके की चीजें इस तरीके की बुक में हो रखी है, ये बुक इसने लिखी है। सी है, सीएटी के अनुसार उस राष्ट्र को व्यापार से लाभ नहीं हो सकता जिसका किसी माल या में पूर्ण सुलाभ नहीं है, तो तीसरा गलत है, ठीक है ना। क्योंकि रिकार्डो के सिद्धांत का जो मूल सार भी यही है कि किसी देश को किसी भी वस्तु का उत्पादन से पूर्ण सुलाभ प्राप्त नहीं भी है, तो भी उस वस्तु में विशेषज्ञता हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ कमाया जा सकता है ना। तुलनात्मक लाभ तो कमाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लाभ नहीं कमा सकते उस माल से। बी है, व्यापार में संलग्न दो राष्ट्र उस पण्य या फिर कम्युनिटी में विशेषज्ञता हासिल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें पूर्ण बोल दिया ना। अब एलिमिनेशन वाला एक अलग से वीडियो लाएंगे अपन, ठीक है ना, जिसमें किस तरीके से एलिमिनेशन लगा करके आपको सवाल निकालने, वो चीजें सीखेंगे, ओके। 14वां सवाल है, मिलान करना आपको, जॉन मैनार्ड किन्स, पॉल सैमुएल्सन, अमर्त्य सेन और अभिजीत वी बनर्जी और एस्तर डुप्लो, इनकी जो थ्योरी वाली बुक है उसको आपको बताना है, ठीक है, कितने मिलान मतलब कौन कौन से मिलान हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना, ओके। तो जॉन मैनार्ड जो किन्स है ना, इसकी बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ए का हो गया बी, मतलब इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। पॉल सैमुएल्सन का जो बुक है वो है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, तो बी का हो गया 4, मतलब कि बी आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अमर्त्य सेन की जो बुक है वो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है, साइंस इसका सी 3 है ना, कलेक्टिव साइंस एंड सोशल वेलफेयर, और जो बनर्जी जी है, अभिजीत बनर्जी, उनकी है पुअर इकोनॉमिक्स, तो डी का हो जाएगा 1। इस तरीके से इन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, आगे भी पूछा जा सकता है। 15वां सवाल है कि वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में आयोजित की गई बैठक का विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था, तो ये सिंपल सा सवाल है, उस टाइम में करंट में चीजें रही थी, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ठीक है, उसका है, ठीक है ना। जनवरी 2025 में दावोस में, दावोस का है स्विट्जरलैंड में, आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं मीटिंग में ये चीज रखी गई थी कि कोलेब्रेशन ऑफ फॉर द इंटेलिजेंट एज, ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। नंदिनी सहकार स्कीम पर बताइए कितने कथन सही है इसमें से। इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित इस गतिविधि आरंभ करने में सहायता प्रदान करना है। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, महिलाओं को सहायता प्रदान की बात करिए, महिलाओं के विकास, आर्थिक स्वायत्त की स्वतंत्रता की बात करती है, तो वो हमेशा वो स्टेटमेंट सही होगी। वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है, ठीक है ना, तो ये सही बात है कि आधिकारिक जो दिशा निर्देश दिए थे इन्होंने, तो उसमें बताया था कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए जो मिलने वाली वित्तीय सहायता है ना, इसमें कोई भी न्यूनतम नहीं है ना अधिकतम दे रखी है, ठीक है ना, ये वेबिलिटी पर काम कर रही है, व्यवहार्यता पर काम कर रही है, ठीक है ना, कोई ज्यादा कम नहीं रखा गया। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की में व्यय की जो निम्नलिखित में से किस मद में उच्चतम आवंटन किया हुआ है, तो इसका जो सिंपल सा आंसर था वो था ब्याज भुगतान, ठीक है ना, सी हो जाएगा आंसर, ओके। 25-26 के बजट से ये सवाल बना है, ठीक है ना, ओके। इस बार वाले में अपडेट क्या रखनी है, 2026-27 का जो अभी बजट हाल ही में पेश हुआ था, ठीक है, फरवरी में, उस पर आपको बताना है कि किस में सबसे ज्यादा व्यय हुआ है, आय कहाँ से सबसे ज्यादा हुई है, उसको एक बार आप गूगल करके थोड़ा देख लेना, ठीक है ना,
जिससे आपका बजट वाला सेक्शन भी कवर होता हुआ जाए। ओके, ठीक है। 18वां सवाल है, भारत के सेवा निर्यात के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं है पूछा, इस तरीके से भी ध्यान रखना आपको कि सही पूछ रहा है या फिर सही नहीं पूछ रहा है। तो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के हिस्से में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में ये 1.9% था, जो वर्ष 2023 में बढ़कर के 4.3% तक पहुंच गया। तो पहला हो गया सही। जब भी भारत के विकास की थोड़ी पॉजिटिव बातें करें वो लगभग सही होती है। ठीक है ना। दूसरा कथन है, यात्रा और परिवहन सेवाएं ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है जहां वैश्विक निर्यात में भारत का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा है, जो 2023 में क्रमशः 10% से 8% तक रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यात्रा और परिवहन का वैश्विक हिस्सेदारी में प्रतिनिधित्व सॉफ्टवेयर की तुलना में कम है। ठीक है ना। तो ये बताना कि भाई जो आईटी सेक्टर है उससे ज्यादा है, ये गलत है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर का है, यात्रा और परिवहन का नहीं है। तो केवल एक हो जाएगा सही इसमें। ओके, आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किसे विकास के इंजनों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया? ठीक है ना, सिंपल आंसर था, क्वेश्चन था। तो टेक्सटाइल को इसमें, टेक्सटाइल वस्त्र, इसको नहीं शामिल किया गया था। इसमें कृषि था, निवेश था और निर्यात था। ठीक है ना, एमएसएमई भी कह सकते हैं। अब यहां से आपको जो अब 2026-27 वाला बजट है ना, इसमें से थोड़ा बहुत आप फैक्ट्स देख लेना, कहाँ से पैसा आ रहा है सबसे ज़्यादा, कहाँ पैसा जा रहा है सबसे, किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिया गया, मंत्रालय के स्तर पर भी देख लेना आप। ठीक है, किस विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा जा रहा है या फिर किसी और में जा रहा है। ठीक है, ओके। और जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसकी भी रिकमेंडेशन की जो अपडेट्स है उसको अपन आगे देखेंगे, क्योंकि वहां से सवाल बनना है, फिक्स है। देखिए 20वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना का विकास करने और खेत से खुदरा बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को इष्टतम करने पर केंद्रित है? तो 20वें का हो जाएगा ए, पीएम किसान संपदा योजना। ठीक है ना। अब इसका मंत्रालय कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, ओके। इसमें वही चीजें आती है, मेगा फूड पार्क्स बनाना है आपको। ठीक है, मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड सप्लाई चेन जो है उसको विकसित करना है। समझ में आ गया? ओके। 21वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में सेवाओं के लिए मासिक क्रय प्रबंधन सूचकांक पीएमआई सूचित करता है? तो 21वें का हो जाएगा अपने सही आंसर, क्या हो जाएगा? ए, HSBC। ठीक है ना, डायरेक्ट है तो कुछ जानने वाली बात है नहीं। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो गलत कथन है ना वो इसमें डी है। सीधा आपको जानना है कि G20 का गठन 2001 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के मंच के द्वारा किया गया था। तो इसमें डी हो जाएगा गलत आंसर। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना है ना 1999 में की गई थी, न कि 2001 में। ठीक है, बाकी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में हुई थी, ये बात सही है। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में लागू हुई थी। इनको भी याद रखना है, इन फैक्ट्स को याद रखना है कि ये अब इस बार वाला जो पेपर आ रहा है उसमें एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाए, यही वाली जो फैक्ट है उसको। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना 1995-96 के दौरान नाबार्ड द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, डी आंसर है इसका गलत। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता कम करने हेतु राष्ट्रीय हरित बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी? तो 2000 इसमें आंसर हो जाएगा 2022-23। ठीक है ना, ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। 24वां सवाल है, फैक्ट है कि वर्ष 2025-26 में के जो बजट है उसमें भारत के जीडीपी प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.4% था। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि बजट से क्या क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, घाटे से सवाल आ सकता है, व्यय से सवाल आ सकता है, आय से सवाल आ सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड आ सकता है, किसी योजना से रिलेटेड सवाल आ सकता है ना।
तो आपको पता चल गया। अब आपके पास अगर बजट के नोट्स होंगे तो आप हल्का सा भी रिवाइज कर दोगे तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, सवाल बन जाएंगे। भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता को किस वर्ष सूचित किया गया था? तो ये था 2019 में। ठीक है ना, ए हो जाएगा आंसर सही। तो 25वां सवाल हो गया। अब 26वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 26वां सवाल क्या कह रहा है कि मिलान करने इसमें आपको ब्रिटिश संसद का कौन सा अधिनियम और उसका मुख्य उपबंध क्या था उससे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसका सिंपल सा जो प्रावधान था ना वो ये था कि भारत के मामलों का नियंत्रण करने के लिए क्राउन द्वारा गठित बोर्ड जो होगा ना वो सारे मामलों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब उसको क्या कहते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, नियंत्रण बोर्ड जो स्थापित किया था ना उसका नाम था। ठीक है, तो कंपनी के जितने भी राजनीतिक जो कार्य थे ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा संभाले जा रहे थे। ठीक है, ओके। तो पहले क्या हो गया? सी या डी में से क्या आंसर होगा? ठीक है, दूसरा था चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या था कि भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। किसको छोड़ करके? चाय एंड चीन के साथ जो व्यापार था ना, चीन के साथ व्यापार, इसको छोड़ करके बाकी सब पे एकाधिकार खत्म हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1833 चार्टर एक्ट, इससे क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि रोजगार और जो उच्चतर सेवाएं थी ना उस मामलों में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव हटा दिए गए थे। ठीक है, और चौथा बचा हुआ 1855 का, इसमें गवर्नर जनरल के विधायी परिषद का विस्तार किया गया था। तो डी का 1 और सी का 2 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संबंध में बताइए कितने कथन सही है। तो इसमें जो आपको बताना है कि कितने सही है, तो इसके प्रशासन के विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। ऑब्वियसली सही आंसर है एकदम से। ठीक है ना, दूसरा केंद्रीय विषयों को आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों में बांटा गया था। पहला और दूसरा तो एकदम सही है। किसे? केंद्रीय विषयों को आरक्षित, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पर मात खा गए अपन। ठीक है, एक मिनट, दूसरा गलत है। क्यों? प्रांतीय विषय जो जितने भी थे ना, प्रांतीय विषय, इनको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कि आरक्षित होंगे और ट्रांसफर्ड होंगे। तीसरा कथन है प्रांतीय सरकारों को अपना निजी बजट बनाने और उगाई करने की शक्ति दे दी गई थी। तो तीसरा कथन सही है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा सही। ठीक है ना, ओके। तो मतलब केंद्रीय बजट और बेसिकली केंद्रीय बजट और राज्य का बजट दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है ना, 28वां सवाल क्या है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान 74 एक सब क्लॉज 1 में किए गए परिवर्तनों को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सी। क्या? कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही करेगा। ठीक है ना, ओके। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि 42 संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के सरकार के समय हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। यह भी पूछ सकता है कि सरकार किसकी थी। ठीक है, और अब क्या था कि भाई जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा ना वही चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को करनी पड़ेगी सलाह से। फिर ये फिक्स कर दिया था कि भाई कोई वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 वाला, इसमें एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 29 कैग के बारे में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में आपको बताना कितने कथन सही है। वह भारत की संचित निधि से किए गए सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है? वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गम और प्राप्ति को नियंत्रित करता है। दूसरा निर्गम, धन के निर्गम, इंग्लिश में देख लेते थोड़ा। ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, ठीक है ना, इस हिसाब से ये दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी धन की निकासी और निर्गम पर इसके नियंत्रण नहीं होता, मतलब कितना धन निकालना है कितना इसमें आएगा उसका नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना, अब
ये सिर्फ क्या कार्य करता है कि खर्च हो गया पैसा, उसके बाद में ऑडिटिंग करता है सिर्फ, ठीक है ना। धन किसके द्वारा निकाला जाएगा, सिर्फ संसद निकालेगी। ओके ओके, ठीक है। दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत होते ही वैसे अपना आंसर तो निकल जाएगा, पहला और तीसरा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। वह संघ एवं राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों के व्यय की लेखा परीक्षा करता है और रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है ना, तीसरा भी सही है। ओके, तीसरा सवाल क्या है, 30 नंबर, पंचायती राज समितियों के नाम बताना और उसकी मुख्य सिफारिश क्या थी उसको बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिश क्या थी कि जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का सृजन, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो क्या थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये भी देख लेना सन भी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जेवी के राव समिति 1985 और एल एम सिंघवी ये थी 1986। इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए भी दिया जा सकता है कि पहले से बाद के क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 4। ओके, दूसरा अशोक मेहता समिति में क्या प्रावधान था, जिला परिषद और मंडल पंचायत का सृजन करना, द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय। जेवी के जो राव समिति थी, इसका मतलब जो प्रावधान था वो था कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करना, एल एम सिंघवी पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए इनकी मांग थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, 31 नंबर सवाल था कि निम्नलिखित में से क्षेत्रीय संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में बताना है। देखिए ये भी पूछ सकता है, ये समितियों को याद रखना है, इनके सन वगैरह को थोड़ा आइडिया रखना, ठीक है ना। तो कालक्रम में जमाना है, तो सबसे पहले दे रखा है संघाई सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, एससीओ, ठीक है। ओके, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सहयोग, इसकी 1985 में, ढाका घोषणा पत्र, ठीक है ना, इसका याद रखना, ढाका घोषणा पत्र, ठीक है। दक्षिण एशिया सार्क, ठीक है, एससीओ। पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, तो एपीईसी, इसकी 1989 में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, तो ये जो आसियान है, इसकी 1967 में हुई थी, ये बैंकॉक घोषणा पत्र से, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक है। तो इस तरीके से देखे तो सन वाइज देखे तो सबसे पहले चौथा आ जाएगा 1967, उसके बाद में दूसरा सार्क 1985, फिर 1989, फिर 2001, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सीक्वेंस इसका। अब 32 नंबर जो सवाल था उसमें क्या दे रखा है, यूनाइटेड नेशंस कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कार्बन क्रेडिट खरीद करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रतिपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से इन ग्रीन जो कार्बन क्रेडिट है उसको कौन खरीद सकता है, कोई कंपनी, कोई संगठन, कोई नागरिक, तो तीनों ही खरीद सकते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट सवाल था सिक्किम प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो काजी लेंडुप दोरजी खंग सरपा, ठीक है ना। इतना नाम वैसे क्यों ही ये ऐड करेंगे, तो जो लंबा नाम है, जो अटपटा सा नाम है, वही सही होता है बेसिकली हिस्ट्री वाले सवालों में, ठीक है ना। ये एलिमिनेशन की चीजें इसको अपन देखेंगे, ठीक है। 1940 के दशक में हुई थी स्थापना इसकी। ओके, ठीक है। और 1975 में जनमत संग्रह से सिक्किम था ना, वो भारत संघ में पूर्ण रूप से विलय हो गया था 1975 में, पूर्ण रूप से, ठीक है। और ये जो थे ना काजी लेंडुप दोरजी संगरपा, ये पहले मुख्यमंत्री भी थे वहां के। आगे समझ में, ओके। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वापस देखिए यहाँ पे घुमा सकता है आपको, सही नहीं है पूछा है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो पहला तो सही है, ठीक है ना। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 129, ठीक है। बी क्या है, भारत का उच्च उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय, ऑब्वियसली आर्टिकल 215, ठीक है। सी क्या, भारत के अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय, नहीं, गलत है, ठीक है ना। और इनकी अवमानना मतलब इनकी अगर होती है तो भी दंड देने की शक्ति भी सीमित ही है, ठीक है ना।
ओके। और भारत के सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। ओके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बताइए कि कितने सही है। पहला खाड़ी युद्ध इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण से संबंधित था, तो पहला सही है। ये कब हुआ था? अगस्त 1990, 1990 के में इराक के तानाशाह जो सद्दाम हुसैन थे, उनके द्वारा कुवैत पर सैन्य आक्रमण के द्वारा पहला खाड़ी युद्ध स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? सद्दाम हुसैन द्वारा। दूसरा क्या है? सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव उनके राष्ट्रपति थे, तो दूसरा सही है। जब 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का ऐतिहासिक विघटन हुआ, तो मिखाइल गोर्बाचेव ही उनके अंतिम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा कौन सा है? बोरिस येल्तसिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो तीसरा भी सही है, जून 1991 में, ठीक है ना। तो कितने कथन सही है? तीनों हो जाएगा सही, डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ओके। डब्ल्यूटीओ की स्थापना गेट के उत्तरवर्ती जो सक्सेसर के रूप में हुई थी, तो सिंपल है, सही बात है, सबको पता है, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। आईएईए टीम विश्व भर के परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करती है, तो दूसरा भी सही है, ठीक है ना। तीसरा क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, तो तीसरा भी सही है, ठीक है ना। अपन पढ़ते हैं ना कि एमनेस्टी तो एक एनजीओ है, ठीक है, वो मतलब जो मानवाधिकारों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, मानवाधिकार उल्लंघन से रिलेटेड जितने भी मतलब काम है, उनकी रक्षा करने के लिए, मानवाधिकार उल्लंघन ना हो उसकी रक्षा करने के लिए एक एनजीओ के रूप में काम करता है, ठीक है। ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल। भूदान आंदोलन के बताना है, भूदान आंदोलन के बारे में कितने कथन सही है। इसका उद्देश्य एक अहिंसक समाज की स्थापना करना था, तो मतलब आप बताइए ना, पहला स्टेटमेंट कैसे गलत हो सकता है। अब इसकी जगह आपको बता दे कि इसका उद्देश्य एक हिंसक समाज का गठन करना था, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तो पहला सही है। इसमें संपत्ति दान और श्रम दान जैसी योजनाएं शामिल थी, दूसरा भी सही है, ठीक है। संपत्ति दान होगा तभी तो भूदान होगा, भूदान संपत्ति दान, भूमि भी तो एक संपत्ति है ना, ठीक है। इसका प्रारंभ 1951 में आंध्र प्रदेश के गांव से हुआ था, तीसरा भी सही है, ठीक है ना। अब इनके जो किसने चलाया था, तो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था ना, उनके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। कौन सा गांव था जहां से चला था? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली विलेज, ठीक है। ओके, तो तीनों ही हो जाएंगे सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे। रक्षा विभाग डीओडी के बारे में निम्नलिखित में से कितने और कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, यहाँ घुमा देगा आपको, वैसे हाईलाइट करके देते हैं ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। 38 नंबर सवाल, ठीक है। तो पहला क्या है? इसका प्रमुख रक्षा सचिव होता है, ठीक है, सही है। इसका संबंध रक्षा नीति आयोजना से, ठीक है। रक्षा विभाग तो रक्षा से रिलेटेड ऑब्वियसली थोड़ा सही भी है, ठीक है ना, पहला और दूसरा सही है। सी क्या है? ये संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मिलिट्री कमान के पुनर्गठन को स्वीकार करता है, तीसरा गलत है। इसमें थिएटर कमानों की स्थापना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मिलिट्री कमानों का पुनर्गठन करना सैन्य मामलों के विभाग का वैधानिक कार्य है, ना कि इनका, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? सीडीएस, ठीक है ना, तो ये इनका कार्य नहीं है। ये विदेशी राज्यों के साथ में सहयोग, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है ना, सिंपल बात है, तो सी हो जाएगा इसका गलत आंसर, ठीक है। वर्षा के आह्वान के रूप में हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है जो गाया जाता है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राग मल्हार, ठीक है ना, जिसको मतलब वर्षा के आह्वान के समय, मतलब वर्षा को बुलाने के लिए ये गान गाया जाता है, ठीक है। किराता अर्जुनियम जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? आपको भी पता है, सबको पता होगा, बहुत बार सवालों में आ रखा है, पीवाई क्यूज में आपने देखा होगा, तो भारवी है, ठीक है ना। भारवी ने किराता अर्जुनियम लिखी थी, और यह पुस्तक महाभारत महाभारत के एक प्रसंग पर है, महाभारत का एक प्रसंग है, महाभारत का प्रसंग, ठीक है ना, जिसमें अर्जुन एंड शिव के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था, और अर्जुन द्वारा पशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें करी गई थी उसका जीवंत वर्णन है, और ये संस्कृत साहित्य के बृहत्रयी 3 महान काव्यों में इसको गिना जाता है, ठीक है ना। ओके,
एक मिनट, हाँ मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। 41 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपने प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में पाए जाने वाले जोते हुए खेत आते हैं, आपको सीधा सा किस पर टिक करना है बताइए? कालीबंगा। ठीक है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हद रेखाएं मिली है, एक साथ उगाई गई दो अलग अलग फसलों को भी इंगित किया गया। ठीक है ना, तो ये कालीबंगा स्थल पर प्राप्त हुए और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने शासन कला पर अमुक्त माल्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि किस भाषा में है? वो है आपके तेलुगु, तेलुगु में। ठीक है ना, कृष्णदेव राय किस वंश से रिलेटेड थे? तुलु वंश। ठीक है, अमुक्त माल्यात तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, उन्होंने संस्कृत में भी लिखा था, जाम्बवती कल्याणम। ठीक है ना, ये इनका संस्कृत ग्रंथ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 43 नंबर सवाल क्या है कि भारत में शीट ड्रिल के उपयोग के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि भारत के इस उपकरण के विद्यमान होने का सबसे पुराना संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये दुआरते बरबोसा जो है, उन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका उल्लेख किया था, 16 सदी में। ठीक है ना, और ये कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। ठीक है ना, ओके। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जब इन्होंने सीड ड्रिल का मतलब सीड ड्रिल को देखा, तब इन्होंने अपने जो लेखन था उसके में उल्लेख किया था उसने। ठीक है ना, ओके। 44 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, इंडो सार्वजनिक आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी तो मेहराब होते हैं, ठीक है, तहखाना और गुंबद होते हैं, ठीक है, बीम होते, बीम नहीं होते। ठीक है ना, तीसरा निकल गया, एक दो चूना सीमेंट का निर्माण। ठीक है ना, एक दो चार, ये सही आंसर है। ठीक है ना, ओके। विचित्र चित्त, ये यूपीएससी में पूछा गया है, आप अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो ये सवाल पूछा गया है। किसके लिए है विचित्र चित्त? महेंद्र वर्मन। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश से रिलेटेड थे। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक उपाधि है। ठीक है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम को दी गई थी। ठीक है, ओके। 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक घर के शौचालय से धावन पात्र यानी वॉश बेसिन के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वॉश बेसिन कहाँ मिला होगा, मतलब नहीं अंदाजा लगा सकते, तो बनावली में मिला है। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ओके। 47 नंबर सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में इनमें से किस ब्रिटिश कमांडर को हार का सामना करना पड़ा था? तो चिन्हट का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें जो हेनरी लॉरेंस थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। और अवध के जो क्रांतिकारी थे और जो ब्रिटिश सेना थी, उसके बीच में युद्ध लड़ा गया था, और इन जो हेनरी लॉरेंस थे उनको मतलब हरा दिया गया था। ठीक है ना, ओके। उड़ीसा के इतिहास के संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है? तो उड़ीसा के इतिहास के कथन अगर देखें, तो इसमें जो अनंत वर्मन चोडगंग थे, इन्होंने उड़ीसा को शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया और वे संस्कृत और तेलुगु के संरक्षक थे। पहला सही है। ठीक है, पूर्वी गंग वंश के शासक थे ये अनंत वर्मन चोडगंग। ठीक है ना, दूसरा कथन क्या है, अनंत वर्मन चोडगंग ने पूरी जिले के कोणार्क में सूर्य देवता के वृद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दूसरा है गलत, जो सूर्य मंदिर है ना कोणार्क, उसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ना कि अनंत वर्मन ने। ठीक है, दूसरा हो जाएगा गलत। नरसिंह प्रथम ने बाह्य आक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका और राज्य को समृद्धि दी। ठीक है ना, तो भाई बाह्य आक्रमण एक भी रोक दिया होगा तो सही हो जाएगा। तो कितने कथन सही है इसमें? दो कथन। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। 49 नंबर सवाल क्या है, ऋग दीपिका साहित्य कृति है, उसके लेखक कौन है, उसका नाम बताना आपको। ऋग दीपिका, कटक, दमयंती कथा, यशलिक चंपू। ठीक है, तो ऋग्ध जो दीपिका है ना, ये वेंकट माधव है। ठीक है ना, आपको मिलान बताना कितने मिलान सही है। तो पहला गलत है, इसके वेंकट रमन है, तो कटक के ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे। ठीक है, कटक के कौन है? तो कटक नामक जो कृति है उसके वेंकट माधव, ये मतलब प्रमाणिक रूप से सही नहीं है।
तीसरा है राजा जो नल और जो राजकुमारी दमयंती की जो कथा है, एक चंपू काव्य दमयंती कथा, तो वो उसकी रचना किसने की थी? त्रिविक्रम भट्ट ने की थी। तीसरा सही है। यस्तिक जो चंपू है उसकी जो रचना है वो सोमदेव ने की थी, और जैन दर्शन और जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन है ना, वो उनके ग्रंथ में मिलता है। तो कितने कथन सही है? 2 कथन। ठीक है। 50वां सवाल क्या है? राजा और किस राजवंश से वो रिलेटेड थे उसको लिखना है। ठीक है। ओके। पहला कथन क्या है? राजा लक्ष्मी कर्ण। ठीक है, या फिर केवल कर्ण भी कह सकते हैं। तो ये कलचुरी राजवंश से थे, पाल वंश से नहीं थे, कलचुरी से थे। ठीक है ना, कलचुरी। पहला गलत है। दूसरा भीम प्रथम। भीम प्रथम गुजरात के चालुक्य वंश से थे। ठीक है, दूसरा भी सही है। जयपाल। जयपाल उत्तर पश्चिम राज्य वंश में जो हिंदू शाहिया या फिर शाहिया राजवंश था उनसे रिलेटेड थे। ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है, कारकोट राजवंश से रिलेटेड थे, कारकोट से थे, उत्पल से नहीं थे। तो 2 आंसर हो जाएंगे इसके सही। ओके, ठीक है। 51 नंबर सवाल देखिए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक 1926 में एमसी राज एमसी राजा की अध्यक्षता में पूना में की गई थी। पहला गलत है। क्यों? क्योंकि 1926 में जो बैठक हुई थी इसके प्रेरणता कौन थे? राव बहादुर। नहीं नहीं, राव बहादुर एमसी राजा। ठीक है, जो 1926 है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1925 में हुई थी। ठीक है, तो सन गलत दे रखा है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नागपुर में हुई थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना तो नागपुर में हुई थी, सही बात है, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें भाग नहीं लिया था। इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? एमसी राजा। ठीक है, ओके, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में फिर अलग अपनी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन, कितने कथन सही है ये पूछा है ना। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर बी एस मुंजे द्वारा 1936 में की थी। गलत। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो कितने कथन सही है? तो एक भी सही नहीं है। आगे समझ में? ओके। 52 नंबर सवाल क्या है? उत्तर भारतीय राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राचीन वास्तुकला के विकास के संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है। मंदिर के गर्भगृह और शिखर को रेखा प्रसाद या फिर लैटिना शैली कहा जाता था। ठीक है, तो पहला है सही। यह किसमें है? नागर शैली में। ठीक है, ओके। कश्मीर में पंद्रथन मंदिर एक जलाशय के मध्य वेदी पर स्थित है। तो दूसरा सही है। इसे पानी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है ना, पानी मंदिर या फिर जल मंदिर, जल मंदिर भी कहते हैं इसको, कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तीसरा, जोगेश्वर मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो गलत है, यह है कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में। लक्ष्मा देवी मंदिर में गुप्तोत्तर परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। तो सही है। ठीक है ना, प्रभाव प्रभाव मतलब कि कुछ भी दिख सकता है प्रभाव में, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं प्रभाव नहीं दिखता। तो इसमें सही क्या हो जाएगा आंसर आपका? पहला, दूसरा, चौथा, मतलब 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 53 नंबर जो सवाल है उसमें पूछा गया कि असम के चाय बागानों में अनुबंधित प्रणाली सिस्टम कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1926 में। इसमें ए हो जाएगा सही। ठीक है। भारत रोम व्यापार के संदर्भ में बताइए कि इनमें से किन्होंने भारत के रोम सोने के प्रवाह का उल्लेख किया है। तो उल्लेख करना मतलब कि भाई उन्होंने अपनी बुक में लिखा होगा। तो प्लेनी और डियो क्राइसोस्टोम, इन्होंने अपने लेखन में, दूसरे और चौथे ने, इन्होंने अपने लेखन में जो रोम के साथ व्यापार था, तो जो सोने का जो प्रवाह हो रहा था उसके बारे में लिखा है। ठीक है ना। स्ट्रैम्बो और जो टॉलमी थे ना, उन्होंने मुख्यतः भौगोलिक और जो व्यापारिक मार्ग थे इनका वर्णन किया। ठीक है ना, इसमें विशिष्ट ड्रेन ऑफ गोल्ड की कोई आलोचना इन्होंने नहीं करी है। ठीक है। 55 नंबर सवाल, भारत के इतिहास के संदर्भ में कटे यादी कटप कटप यादी पद्धति, परहित पद्धति और दृग गणित पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है खगोल विज्ञान से। ठीक है ना, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ओके। 71 नंबर सवाल क्या है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, और देशांतर है, उनसे रिलेटेड सवाल था कि 180 देशांतर पर 0
डिग्री 180 डिग्री देशांतर पर समय 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे है, भले ही कोई प्रधान यामियोत्तर से पश्चिम की ओर हो या फिर पूर्व की ओर। ठीक है ना? तो पहला सही है। क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। ठीक है ना? तो 180 डिग्री घूमने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे, तो आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मंगलवार को पूर्व की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर उस दिन बुधवार में गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर अलास्का और फिर ये है यूएसए। ठीक है ना? यूएसए। तो व्यक्ति किस साइड बढ़ रहा है? पूर्व की तरफ। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया कि पूर्व की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने के बाद उस दिन बुधवार को आगे गिनेगा, तो गलत है। पूर्व की ओर जब जाएगा तो उसका एक दिन पीछे हो जाएगा, वो मतलब मंगलवार को निकला है वो, तो पार करने पर वो सोमवार गिना जाएगा, तो इधर सोमवार हो जाएगा, मतलब एक दिन का उसको फायदा मिलेगा, है ना? क्योंकि वो पहले जा रहा है। ठीक है। क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थ घूमती है, तो पूर्व की तरफ जाने में आपका एक दिन कम हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा हो जाएगा गलत, इसमें केवल एक हो जाएगा सही। ओके। लवणीय जो अपक्षय होता है, सॉल्ट की वजह से जो अपक्षय होता है, उसके बारे में बताना कितने कथन सही है कि चट्टानों में लवण तापीय क्रिया, जल योजन और क्रिस्टलीकरण के कारण फैलते हैं। ठीक है ना? तो चट्टानों में जो भी लवण होता है ना, वो इन सारी प्रोसेस के थ्रू फैलता है, तो पहला तो सही है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम जैसे लवणों में फैलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सही बात है। लवण अपक्षय रासायनिक अपक्षय का एक विशिष्ट उदाहरण है, तो गलत है। ठीक है ना? ये रासायनिक अपक्षय नहीं है, यांत्रिक अपक्षय है। एनसीईआरटी का सवाल है सीधा। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। ओके। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के वृहत संचालनों या फिर तीव्र संचालनों के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वृहत संचालन पूछा है ना, तो इसमें कीचड़ का बहाव हो जाएगा और अपसर्पण, स्लैम्प जो हो जाएगा। ठीक है। मृदा सर्पण नहीं होगा और विसर्पण नहीं होगा, तो 2 और 4 हो जाएगा सही आंसर, सी। ठीक है ना? अब देखिए विसर्पण और जो मृदा सर्पण है, ठीक है, अब ये किसमें आ जाएंगे? स्लो मूवमेंट में। ठीक है। ओके, एक मिनट। ओके, 74 नंबर सवाल देखते हैं। स्तरित ज्वालामुखी, स्ट्रेटा वोल्केनो जो होते हैं, उसके संदर्भ में बताने कितने कथन सही है? तो पहला जो कथन है ये बोल रहा है कि स्तरित वोल्केनो लंबे खड़ी ढलान वाले शंकु होते हैं, जो फेल्सिक जो लावा होता है, फेल्सिक लावा और जो ज्वालामुखी राख होती है ना, उनसे बने होते हैं। तो पहला सही है। ये स्तरित और मिश्रित ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये खड़ी ढलान वाले होते हैं, गाढ़ा जो लावा होता है ना, वो इसमें मतलब निकलता है। ठीक है, एसिडिक लावा। ओके। वे विस्फोट की तरह फट सकते हैं क्योंकि स्तरित ज्वालामुखी से निकलने वाले फेल्सिक लावा उच्च दाब के साथ अत्यधिक मात्रा में गैसें होती है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, सी हो जाएगा सही आंसर। 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वह मुख्य विधि जिससे बहती धारा द्वारा मूसलधार चट्टानों में जलगर्तिकाएं बनती है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एब्रेशन, अपघर्षण। ठीक है ना? समझ में आ गया? ओके। ये सब एनसीईआरटी के सवाल है। एनसीईआरटी एक बार रिपीट कर लेना, अभी भी टाइम है आपके पास 6-7 दिन। ठीक है ना? एक बार रिवाइज कर देना तो आपका थोड़ा ज्योग्राफी वाला पोर्शन ठीक ठाक कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरे सब सवाल एनसीईआरटी से आगे। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय खाई ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने नहीं है। तो जो केमन ट्रेंच है ना, वो कैरिबियन में, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अटलांटिक। तो ये एक तो नहीं है किसमें? प्रशांत में। दूसरा जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है, ये कहां पर स्थित है? ये भी है अटलांटिक में। ठीक है। केरमाडेक और बोनिन, ये दोनों किसमें? प्रशांत में। ये भी पीवाईक्यू में आ रखा है, अगर आपने सही से सीडीएस वगैरह के एनालिसिस किए होंगे ना पीवाईक्यूज के, तो वहां से सवाल बना हुआ है। मेरे और भी वीडियोज है जो पीवाईक्यू पर है, यूपीएससी के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज है, उनको देख लीजिएगा। इसी चैनल पर प्रथम आईएएस पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है,
पीवाईक्यू वाले सेक्शन में जाकर के देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़े होंगे, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके। तो दूसरा और चौथा इसका हो जाएगा डी आंसर, ठीक है ना, जो कि अटलांटिक महासागर में ये ट्रेंच स्थित है। 77 नंबर सवाल क्या है कि निम्न ज्वार, ठीक है, के बारे में बताइए कितने कथन सही है। सामान्यतः दो निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है, पहला गलत है। कितने दिन का अंतर होता है? 14 से 15 दिन का। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो 14 से 15 दिन लेता है, ठीक है, एक पखवाड़े का अंतर होता है, ठीक है ना। जबकि एक उच्च ज्वार और एक जो निम्न ज्वार होता है, एक उच्च एंड एक निम्न, इनमें अंतर होता है 7 दिन का, लेकिन दो निम्न ज्वारों के बीच में 14 दिन का एटलीस्ट। दूसरा क्या, इस समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक बात है, लाइन में होंगे तो वर्त ज्वार होगा, अगर समकोण पर होंगे तभी तो निम्न ज्वार होगा ना, ठीक है, ओके। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकार बल से चंद्रमा का आकर्षण घट जाता है, सही बात है, तभी तो निम्न ज्वार बनते हैं। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सी नदी से संबंधित है। NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो कि किससे संबंधित है, किससे, गंगा से, ठीक है ना, सही है ना, हाँ सही है, सबसे लंबा भी है, ठीक है ये, ओके। नेशनल वाटरवे 10 किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र में अंबा नदी से, ओके, दूसरा सही है। तीसरा नेशनल वाटरवे 100 तापी नदी से, ठीक है, सही बात है, तीनों ही कथन सही है, तो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 79 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने पर्यावरण परियोजना शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह हरियावल लहर प्रारंभ किया है, तो कौन करेगा बताइए। शहीद भगत सिंह पंजाब, ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेट करना है चीजों को थोड़ा जोड़ जोड़ के। 80 नंबर, रेस्टर डेटा फॉर्मेट के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसकी डेटा संरचना सरल है और रिमोट सेंसिंग इमेजरी के लिए अनुकूल है, ठीक है, सही बात है। सेलों के आकार उनकी संख्या के बीच में संबंध को रेस्टर के विभेदन रिजोल्यूशन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो दूसरा भी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 81 नंबर सवाल क्या था कि जो GIS तंत्र होते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र, इसके संदर्भ में कौन कौन से घटक इसके शामिल है। तो डेटा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो पीपल लोग हैं, चारों ही सही है, ठीक है ना। 5 घटक है, एक कौन शामिल है, मेथड्स, ठीक है, पद्धतियां है, फिर मेथड्स, 5 घटक होते हैं इसके टोटल GIS के, ठीक है। 82 नंबर सवाल, भारतमाला परियोजना के बारे में बताना है कितने कथन सही है। तो इसका मुख्य जो कार्य है वो है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास, ठीक है, प्रमुख में जो नॉन मेजर पोर्ट्स है उनका विकास है, ठीक है, सागरमाला के साथ एकीकरण, चारों ही कथन सही, जो पॉजिटिव पॉजिटिव सब सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसके टाइम पीरियड के बारे में बताना। तो भारत प्रौद्योगिकी जो संस्थान है दिल्ली, वो 1961 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ओके। भारतीय प्रबंधन संस्था IIM, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1961 में, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था 1960 में हुई थी, 1960। और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था, 1960 वाला पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वापस देखिए, इस तरीके के 6-7 सवाल आएंगे, सही नहीं है पूछेगा। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी, बताइए, ठीक है, सन पूछ लिया, गलत है, कब की गई थी, 2019 में, लाल किले से मोदी जी ने बोला था, आपको पता होगा, तो अगस्त 15 अगस्त 2019, ठीक है, पहला ही गलत हो गया। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण घर में चालू नल कनेक्शन प्रदान करना, ठीक है, इसका ये केंद्रीय प्रायोजित योजना, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 2016 में नहीं 2019 में हुई थी, ठीक है। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किन द्वीपों पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ना वो है होन्शु और क्यूशु, ओके। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये जापान के द्वीप है, 4 बड़े द्वीपों पर जापान स्थित है, ओके।
116 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा सबसे पुरानी है? तो इसका हो गया आंसर हो जाएगा डी, फोर्टॉन। ठीक है ना, फोर्टॉन 1957 में इसको तैयार किया गया था। प्रोलॉग 1972 में, सी प्लस प्लस 1985 में, और जावा 1995 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? एआई की, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एआई का अनुप्रयोग है। तो एआई का अनुप्रयोग इसमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा जो प्राकृतिक भाषा संस्करण है ना, प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये इसका मुख्य उद्देश्य है या फिर मुख्य जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, सी हो जाएगा। 118 नंबर सवाल क्या है, डेटा एवं एड्रेस के अंतरण के प्रयोजन के लिए कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त तारों के समूह से को क्या कहते हैं? तो इसमें सही आंसर है अपना बस। ठीक है, कम्युनिकेशन वाला सवाल है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपको बताना कैश मेमोरी जो होती है ना, उसकी विशेषता कौन कौन सी है? तो लघु मेमोरी होती है, ठीक बात है। ठीक है, कम महंगी मेमोरी होती है, गलत है, मतलब ये सबसे महंगी मेमोरी होती है। ठीक है ना। तीसरा तीव्र मेमोरी होती है, ठीक है, तभी तो महंगी होगी, पहला और तीसरा, सी हो जाएगा सही। बाइनरी में 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य होता है? 1 GB, बी 1024 MB। बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में होने वाले मौसमी परिवर्तन किससे प्रभावित होते हैं? बताइए। तो पृथ्वी की अपनी जो दूरी पर झुकाव है ना, जो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है पृथ्वी, उससे कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की जो मात्रा प्राप्त होती है उसमें आपको इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, ओके, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा है? तो आर्द्र भूमि, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुई थी? 1971 में, ईरान के रामसर शहर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। अब भारत में भी 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं अभी तक, आई थिंक 101 हुए या 100 हुए, 100 हुए है ना। ठीक है ना। तमिलनाडु में सर्वाधिक है, 20। ओके, ठीक है। 123 नंबर सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है आईपीसीसी के बारे में आपको बताना कितने कथन सही है? सही बताने, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, सही बात। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, सही बात है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है ना। यूएनईपी भी इसके शामिल था, यूएनईपी। 124 नंबर सवाल है, भारत के प्रमुख जलवायु लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल है? ठीक है, तो ये अब अपडेट हो गए, इसमें कुछ आपने देखा होगा तो अपडेशन आया होगा। नवीनतम आंकड़ों में क्या है कि मार्च 2026 तक भारत सरकार ने 2031 से 2035 की अवधि के लिए एनडीसी 3.0 लक्ष्यों को जारी किया है। ठीक है ना। अब इसमें जो जीवाश्म क्षमता है, ठीक है, उसको 60% तक कमी करना है, उसके उत्सर्जन क्षमता को। ठीक है, नहीं नहीं, ये 60% नहीं है, इसको एक बार आप गूगल कर लेना। ठीक है ना, मैं बताऊं, यहीं पे सॉल्व कर ले लेते, तीसरा तो सही है। ठीक है, एक बार इसको यहीं सॉल्व करते, रुकिए, आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, लेटेस्ट एनडीसी अपडेट्स, देखिए कौन कौन से। उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना है। ठीक है, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, ये सुनिश्चित करने की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर जीवाश्म स्रोतों से होना चाहिए। कार्बन सिंक है ना, 3.5 से लेकर के 4 बिलियन टन तक सिंक बनाना है। समझ गए? ओके, ठीक है, तो इसमें 47% की कमी करनी है, 60% तक का जीवाश्म जो जीवाश्म स्रोतों से जो आप ऊर्जा प्राप्त करें तो उसको कम करना है। तो इसमें 124वें का क्या हो जाएगा? इसमें पहला तो गलत है, ठीक है, दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है ना, बी हो जाएगा इसका। अंतिम सवाल है 2025 का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना आपको। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड,
ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, CO2 क्या है इसको आपको कमेंट में बताना है। अब अगर अगला जो जो है अपन 2024 वाला उसको अभी अपन करेंगे, ठीक है।